आइए जरा। तो आज का जो ज्ञान रहेगा वो एकदम से बेसिक ज्ञान रहेगा। आज कोई भगदड़ में मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि आज की पहली क्लास है, इस यूनिट की हम लोगों को शुरुआत करनी है। तो हम बहुत शांति से पढ़ेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करने की कोशिश करेंगे और आपकी नॉलेज टेस्ट करेंगे क्लास 11th की, क्योंकि इस बैच में मेजॉरिटी वो बच्चे हैं जो 11th में मेरे पास पढ़े नहीं थे और मुझे 11th की कुछ नॉलेज आप लोगों के थ्रू चाहिए। तो इस चैप्टर को पूरा कराने के लिए तो आप लोगों का वो ज्ञान भी मुझे क्या करना है, आज टेस्ट करना पड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं। मैग्नेटिज्म, आप स्वयं को बहुत लकी समझ सकते हो। एक समय हुआ करता था जब इस यूनिट में 4 चैप्टर होते थे और ये यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जितनी ही बड़ी होती थी। इवन कुछ डेरिवेशंस तो हूबहू सेम थी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ड्यू टू अ डाइपोल, तो यहां होती थी मैग्नेटिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ड्यू टू अ डाइपोल, मैग्नेटिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ड्यू टू अ डाइपोल, मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ डाइपोल, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल, वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल, डाइपोल मूवमेंट, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। ये सुमित बाबू गेट पूरा बंद करो और एग्जॉस्ट और बंद करिए। देखिए एग्जॉस्ट किसने चलाया हुआ, देख यहीं से किसी बटन से बंद। गेट बंद कर पहले तो पूरा, फिर इस बटन से देख ऊपर एग्जॉस्ट चल रहा है, वापस जला इसको, अभी भी नहीं बंद हुआ। हाँ अब आ जा, है ना। तो गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म भी हुआ करता था। तो मतलब ये सारी चीजें होती थी बेसिकली। लेकिन फिर आ गया कोरोना, और कोरोना ने क्या किया कि एक पूरा चैप्टर इस यूनिट में से हटा दिया। और फिर भी ठीक है, हम कुछ जीने लायक थे, अच्छा लग रहा था। लेकिन उसके बाद दूसरी बार कोरोना आ गया, जब सेकेंड वेव आई तो और ज्यादा सिलेबस डिले हुआ। तो जो तीसरा चैप्टर था उसका भी आधा पार्ट उड़ा दिया। सो बेसिकली अभी इस यूनिट में केवल 2.5 चैप्टर बचा है लगभग। वैसे तो मैं 3 करके ही पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी कितना चैप्टर बचा है, 2.5 चैप्टर बचा है। लेकिन एंट्रेंस पढ़ने वाले बच्चों के लिए ना पहले कभी कुछ कटा था, ना आज कुछ कटा है, ना आगे कुछ कटा होगा कभी भी। तो एंट्रेंस में तो सब कुछ ही पूछा जाता है। सो बेसिकली अगर इस यूनिट की हम लोग चर्चा करें, लगभग 7 नंबर की पेपर में आती है। एक 5 नंबर का सवाल इस यूनिट में से बन सकता है, यूनिट नंबर 2 में से मुश्किल बनेगा, यूनिट नंबर 1 में से बनता है। इस यूनिट में से 5 नंबर का सवाल बनने की दावेदारी बहुत ज्यादा है, ठीक है। 5 मार्कर क्वेश्चन यहां से बनता है और 4 पार्ट में ब्रेक करके हम इस यूनिट को पढ़ेंगे, जिसका नाम है मैग्नेटिज्म। इसमें पहला चैप्टर जो रहेगा वो रहेगा भाई मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। ये इसका पहला चैप्टर रहेगा, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। इसका जो दूसरा चैप्टर रहेगा वो रहेगा फोर्सेस इन मैग्नेटिज्म। इस वाले चैप्टर में से भी आपका सिलेबस थोड़ा सा कम किया गया है। तीसरा चैप्टर रहेगा अर्थ मैग्नेटिज्म। धरती के बारे में कुछ जानकारियां हम लोग अर्जित करेंगे कि धरती का मैग्नेटिज्म कैसा रहता है। और लास्ट चैप्टर जो रहेगा वो रहेगा प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स, जो कि अभी हाल फिलहाल में केमिस्ट्री तक ही सिमट करके रह गया है। आप केमिस्ट्री में अब पढ़ेंगे डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक, एंटी फेरो सॉलिड्स में अब ये वहां तक सिमट के रह गया, वरना हम पढ़ाते थे। तो बहरहाल ये वाला चैप्टर तो बिल्कुल ही हमारे सिलेबस में नहीं है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स, तो अपन इसकी कोई चर्चा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और इसका भी आधा पार्ट ही हमारे सिलेबस में है। तो ये दोनों चैप्टर मिलके बेसिकली एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 और ये दोनों चैप्टर मिलके एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 मेरे भाई बनाते हैं। तो इस तरीके से जब मैं अब आज ये यूनिट शुरू कर रहा हूं तो मैं चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 दोनों को एक साथ टारगेट कर रहा हूं, ठीक है। कुछ टॉपिक चैप्टर नंबर 4 के, देन कुछ टॉपिक चैप्टर नंबर 5 के। इस यूनिट के खत्म होते ही आपके 12वीं के सिलेबस का 60% कंप्लीट हो जाएगा।
60% आपका सिलेबस यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। आपकी जो सेकंड बुक है वो मात्र 20% है आपके सिलेबस का, जो फर्स्ट बुक है वही मेजॉरिटी है। और इसीलिए इसको आप देख ही रहे हो, मैं बहुत धीमे धीमे, बहुत आराम से, बिना किसी जल्दबाजी के पढ़ा रहा हूँ। मॉडर्न फिजिक्स तो खुद आप ही को नहीं पता चलेगी कि मैंने कब शुरू की और कब। 1-1.5 महीने का पूरा खेल है मॉडर्न फिजिक्स। और जैसा मैंने कहा है कि मैं अक्टूबर तक सिलेबस क्या कर दूंगा, खत्म कर दूंगा, उसके बाद डंडे बहुत मारूंगा, ये बात एकदम तय है। 2 से 3 महीने दबा के डंडे की जोर पे रिवीजन होगी, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, और मुझे उम्मीद है कि फरवरी में तुम खुद ही भाग जाओगे। फरवरी में कोई नहीं आता मेरे पास, मैं बुलाता रह जाता हूं कि भैया आ जाओ, एक टेस्ट तो दे दो। तो फिर मैं खुद का ही टेस्ट ले रहा होता हूं, यहां कोई नहीं आता। मैं पीटी इतना देता हूं 3 महीने में, कई तो पिटाई शुरू होते ही भग जाते हैं। कईयों ने तो, मेरे को तो ऐसे ऐसे विद्यार्थी मिले हैं कि 1-1.5 महीना रिवीजन किया, उसके बाद में उन्होंने मुझे दिल्ली ही छुड़वा दी। तुम समझ रहे हो? अपने पेरेंट्स को ये कह दिया, सर ने ना सेंटर बंद कर दिया, सर दिल्ली में है ही नहीं, सर गए दिल्ली से बाहर। फोन ब्लॉक कर दिए हमारे। अब वो तो उनकी किस्मत खराब थी बालकों की, मतलब जिस बालक ने किया उसके पिताजी एक दिन हमें पार्क में टहलते हुए मिल गए। दुनिया बहुत छोटी है। वो मुझे देख के ऐसे चौंके जैसे भूत देख लिया हो। मैं, क्या हो गया भाई साहब? कह रहे वो बच्ची कह रही थी कि अब बच्ची थी कि बच्ची कह रही थी कि आप तो दिल्ली छोड़ दिए। मैं, कब? ये बात तो मुझे ही नहीं पता चल पाई कि मैंने दिल्ली कब छोड़ी। मैंने कहा बल्कि आपकी बच्ची 1 महीने से नहीं आ रही, मैं फोन मिला रहा हूं, फोन नहीं मिल रहे। बहुत मार पड़ी उसमें, बहुत मार पड़ी। दुनिया बहुत छोटी है, तुम समझो इस बात को। लेकिन बच्चे भांति भांति के होते हैं। एक्चुअली मैं कूटता था, यहाँ आती थी तो ना, पढ़ती लिखती थी नहीं, तो यहाँ आती थी तो मैं कुटाई कर देता था। तो कुटाई से बचने के लिए व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। खैर, ये फालतू की बातें नहीं। आओ चैप्टर शुरू करें। और इससे पहले कि हम चैप्टर शुरू करें, भी लिखने का नहीं, बहुत ध्यान से समझने का, थोड़ा थोड़ा जरा रिकैप करने की जरूरत है कि हमने अपनी यात्रा कहां से शुरू करी थी और आज हमारी यात्रा कहां पहुंच गई है। हमने यात्रा शुरू करी थी अपनी यूनिट नंबर 1 से, और यूनिट नंबर 1 में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा चार्जेस एट रेस्ट। हमने पढ़ा सर चार्जेस एट रेस्ट। और जब हमने चार्जेस एट रेस्ट पढ़ा तो हमने कहा कि इसके चारों तरफ केवल एक ही प्रकार का फील्ड होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। केवल एक ही प्रकार का फील्ड होता है और उसको क्या नाम दिया गया? उसके बाद में हम लोग पहुंचे, हमारी गाड़ी पहुंची यूनिट नंबर 2 तक। और हमने यूनिट नंबर 2 में क्या पढ़ा? बात को समझिए। हमने यूनिट नंबर 2 में पढ़ा चार्जेस इन मोशन। और हमने कहा चार्ज अगर मोशन में होगा तो वह क्या बनाएगा? इलेक्ट्रिक करंट। चार्ज अगर मोशन में होगा तो वह क्या बनाएगा? इलेक्ट्रिक करंट बनाएगा। ये कहानी हमने यूनिट नंबर 2 में पढ़ी। और मैंने बहुत ही एक शातिराना अंदाज में पूरे यूनिट नंबर 2 में कोई चर्चा नहीं की फील्ड की। आप अगर थोड़ा सा पीछे जाएंगे इतिहास में तो आप ये पाएंगे कि हमने जो भी चर्चा की वो करंट की तो चर्चा की गई, लेकिन हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई चर्चा नहीं की। या हमने इस बात के ऊपर भी बिल्कुल भी डिस्कशन नहीं किया कि चार्ज अगर मूव करने लग जाएगा तो उससे उसके इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं। हमने इस बात की कोई चर्चा यूनिट नंबर 2 में नहीं की, क्योंकि वो चर्चा हम अब करेंगे कौन सी यूनिट में? यूनिट नंबर 3 में। हम यूनिट नंबर 3 में पढ़ेंगे कि अगर चार्जेस मोशन में हैं, अगर चार्जेस मोशन में हैं तो उनके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ एक नए तरीके का फील्ड भी बन जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फील्ड। अगर चार्जेस मोशन में हैं
तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ एक नए तरीके का फील्ड भी बनेगा भैया, जिसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। अब हो सकता है तुम्हारे दिमाग में ये बात आए कि सर हम आपकी ये बात क्यों माने कि अगर चार्ज मोशन में है तो उसके साथ एक और फील्ड बनेगा जिसे हम मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। मैं कहूंगा सर आपको बिल्कुल मानने की जरूरत नहीं, मैं आपको इस चीज का सबूत देता हूं। सबूत तो आपने वैसे पहले भी पढ़ा है कक्षा 10 में, लेकिन शायद से आप में से बहुतों को याद ना हो, क्योंकि वो सबूत जो था वो ब्लू बॉक्स में था, और ब्लू बॉक्स में तो जो चीजें होती थी वो आप लोग नहीं पढ़ते थे, क्योंकि वो पेपर में नहीं आती थी। क्योंकि आप ज्ञान पाने के लिए नहीं पढ़ते हो, आप तो नंबर लाने के लिए पढ़ते हो, आप पास होने के लिए पढ़ते हो। तो आपने एक एक्सपेरिमेंट का, किसी ने शायद नाम सुना हो, एक एक्सपेरिमेंट किया गया, एक वैज्ञानिक हुए ऑर्स्टेड, और ऑर्स्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट किया जो कि बेसिकली फेमस हुआ ऑर्स्टेड्स एक्सपेरिमेंट के नाम से। किस नाम से फेमस हुआ भाई? ऑर्स्टेड्स एक्सपेरिमेंट के नाम से एक्सपेरिमेंट फेमस हुआ। क्या किया गया इस एक्सपेरिमेंट के अंदर, ये बात भी आप समझें। ऑर्स्टेड ने एक बहुत ही सिंपल सा सर्किट बनाया। सर्किट देखिएगा जरा ध्यान से। ठीक है जी, एक बहुत ही सिंपल सा सर्किट बनाया और इसके नीचे उसने एक मैग्नेटिक कंपास रख लिया। क्या रख लिया? मैग्नेटिक कंपास। अच्छा, अब जो लोग ये नहीं जानते भाई कि मैग्नेटिक कंपास आखिर क्या चीज होती है, मैं उन्हें बता दूं। मैग्नेटिक कंपास नॉर्मल कंपास ही है जो आजकल तुम्हारे मोबाइल फोनों में भी आता है। क्या करता है ये? जहां कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड मौजूद होती है, ये उस मैग्नेटिक फील्ड के लिए डिफ्लेक्शन देता है। क्या देता है? डिफ्लेक्शन। मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड होगी तो ये डिफ्लेक्शन देगा, और अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी तो ये किसी भी कीमत पे डिफ्लेक्शन नहीं देगा। ऑर्स्टेड ने क्या किया? ऑर्स्टेड ने बेसिकली इसकी को क्लोज किया। इसकी को क्या किया? अब एक बात बिल्कुल तय है कि ऑर्स्टेड जैसे ही इसकी को क्लोज करेगा, सर्किट में क्या बनेगा? सर्किट में क्या बनेगा? सर्किट में करंट बना। सर्किट में क्या बना? और जैसे ही सर्किट में करंट बना, इस मैग्नेटिक कंपास ने डिफ्लेक्शन दिया। मैग्नेटिक कंपास ने क्या दिया? डिफ्लेक्शन। अब यहां पे गौर करने की बात यह है कि मैग्नेटिक कंपास जो डिफ्लेक्शन देगा वो मैग्नेटिक फील्ड के लिए देगा। क्या हमने इस सर्किट में मैग्नेटिक फील्ड बनाया? हाँ ना बोलो? नहीं बनाया ना। हमने तो इस सर्किट में क्या बनाया? करंट। हमने इस सर्किट में क्या बनाया? हमने कोई मैग्नेटिक फील्ड तो नहीं बनाया, लेकिन जैसे ही हमने सर्किट में करंट बनाया, इस मैग्नेटिक कंपास ने डिफ्लेक्शन दिया। इसका मतलब ये हुआ कि करंट के बनने से पक्का मैग्नेटिक फील्ड बनती है, और उसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस मैग्नेटिक कंपास ने क्या शो किया? डिफ्लेक्शन। लेकिन ऑर्स्टेड ने कहा कि यार एक और बार चेक कर लें, कहीं ऐसा ना हो कि तुक्का हो। तो तुक्के को खत्म करने के लिए ऑर्स्टेड ने क्या किया? तुक्के को खत्म करने के लिए ऑर्स्टेड ने यह किया कि इसी सर्किट में बेसिकली उसने करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया। उसने करंट की डायरेक्शन को क्या कर दिया? करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया, और यहां पे वापस से उसने मैग्नेटिक नीडल रखी। अब की बार जब उसने की को क्लोज किया, अब की बार जब उसने की को, तो इस कंपास ने दोबारा डिफ्लेक्शन दिखाई, लेकिन डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन भी चेंज हो गई। डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन भी क्या हो गई? इससे एक बात तो बिल्कुल साबित हुई कि ऐसी बात तो है कि करंट के बनते ही पक्का मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, जिस वजह से ये मैग्नेटिक कंपास क्या शो कर रहा है भाई? डिफ्लेक्शन। और उसके बाद से ही यह बात साबित हुई है कि चार्ज अगर मोशन में आएगा तो उसके चारों तरफ बेसिकली कौन सा फील्ड बनेगा? मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। इस एक्सपेरिमेंट का ये नतीजा रहा कि हमने एक बात ये तय कर दी कि चार्ज मोशन में रहेगा तो इलेक्ट्रिक के साथ साथ कौन सा फील्ड भी रहेगा? मैग्नेटिक फील्ड भी रहेगा। अब मैग्नेटिक फील्ड रहेगा इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे घरों में क्योंकि बिजली आती है, क्योंकि बिजली, और इन वायर्स में से
क्योंकि बिजली फ्लो कर रही है, तो इसका मतलब एक मैग्नेटिक फील्ड इस कमरे के अंदर भी है। अगर इस कमरे में से बिजली फ्लो नहीं भी कर रही होती तो भी इस कमरे में मैग्नेटिक फील्ड होता, क्योंकि धरती खुद ही एक मैग्नेट है। हाँ, जब तुमने इस कमरे में वायर लगाए हैं और जब और ज्यादा एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड फ्लो कर रही है तो उससे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? चेंज। क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। हम इंसान लोग, हम रॉबोट हैं, हम रोबोट हैं बेसिकली। हम इंसान लोग, हम क्या हैं? हम रोबोट हैं। हम क्या हैं ये हमें नहीं पता, लेकिन जितना फिजिक्स को पता है वो ये कि हम रोबोट हैं और हम इलेक्ट्रिसिटी से काम करते हैं, हम लोग बिजली से चलते हैं, और साथ के साथ हमारी बॉडी अपना भी एक मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है? क्रिएट करती है। ठीक है भैया। जो ईसीजी, जो ये डॉक्टर लोग हैं जितने भी पढ़ते हैं, जो ईसीजी की जाती है वो ईसीजी क्या नापती है? ईसीजी उस वोल्टेज को नापती है जो दिल हर धड़कन के साथ तुम्हारे पूरे शरीर पे फेंकता है। तो ये वही वोल्टेज है जो तुम इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में पढ़ के आए हो, और उस वोल्टेज को भेजने के लिए दिमाग ने स्पेशली एक नस डाली हुई है, एक नर्व है जो ब्रेन से आती है, और वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स लेके आती है दिल तक कि बेटा तुझे धड़कना है। उसे एसए नोड बोला जाता है, साइनोएट्रियल नोड। ठीक है, एसए नोड और एवी नोड होती है। तो हम बहुत बढ़िया रोबोट हैं, लेकिन मैं ये बात क्यों बता रहा हूं? क्योंकि हम लोगों को भी मैग्नेटिक फील्ड के साथ सामंजस्य बनाना पड़ता है। एक विज्ञान तुम लोगों ने देखा होगा, घर डिजाइन करते समय लोग वास्तुशास्त्र की बात करते हैं कि भाई घर अगर बनाइएगा तो वास्तु के हिसाब से बनाइएगा। एक्चुअली वास्तुशास्त्र जो है वो इसी मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर काम करता है कि किसी भी जगह पर ऐसा नहीं होना चाहिए घर में कि अननेसेसरी की मैग्नेटिक फील्ड इकट्ठी हो जाए। उससे आपको कई प्रकार की बीमारियां और जमा में भ्रम की स्थिति पैदा होती है। जिस जगह पर भी घोस्ट मिले हैं आज तक, घोस्ट यानी कि भूत, यह पाया गया कि उन सभी हॉन्टेड प्लेसेस पर बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होता है। अब या तो ये कह लो कि वहां पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इसलिए है क्योंकि वहां पे भूत हैं, या ये कह लो क्योंकि वहां पर बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है तो तुमको वहां पर भूत बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सही सही सोच नहीं सकता। जैसा मैंने अभी बताया कि तुम एक बहुत बेहतरीन रोबोट हो और तुम्हारी बॉडी का मैग्नेटिक फील्ड अलाइन होना चाहिए अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के साथ में। अब सच्चाई क्या है? ओनली गॉड नोज। लेकिन हॉन्टेड प्लेसेस तो हैं, मैं तो यही मानता हूं। ठीक है, हॉन्टेड प्लेसेस तो हैं भाई, मैं तो देखो यही मानता हूं। भूत होते हैं, देखो कुल मिला के बात यह है, मैं कोई किसी प्रकार की पंगेबाजी लेना नहीं चाहता। साफ सीधी सी बात, फिजिक्स एक तरफ, ठीक है, क्या पता यहाँ पीछे कहीं कुर्सी कोने में बैठ के कोई पढ़ रहा हो इनविजिबल रूप से और उसको लगे कि ये मास्टर जो है ना बहुत बदमाशी कर रहा है, तो इसलिए मैं कोई पंगा नहीं ले रहा। भूत भाई आई एम सॉरी, मेरा काम था बताने का, मैंने बता दिया। हाँ ना बोलो, ये बात पल्ले पड़ी, उतार लो। साथ के साथ हिंदी में ये जरूर लिख लो कि ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट क्या है। अब मैं तुम्हें एक बहुत बढ़िया चीज बताता हूं। देखो, मान लो एग्जामिनर तुमसे ये पूछ ले कि भाई एक बात बता, ये मैग्नेटिक निडल किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन शो करेगी, इसकी डायरेक्शन बता। अच्छा, इसकी डायरेक्शन को याद करने के लिए एक शब्द याद रख सकते हो, शब्द है स्नो। अच्छा, कैसे ये अप्लाई होगा ये भी समझ लो। करंट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, करंट फ्रॉम over the magnetic needle such that north pole is deflected towards west, such that north pole is deflected towards कि मैग्नेटिक निडल में करंट साउथ से नॉर्थ जा रहा हो तो जो नॉर्थ पोल है वो किस तरफ डिफ्लेक्ट होता है? वेस्ट की तरफ। ऐसे याद रख सकते हो। चाहो तो एक और रूल है, वो भी मैं तुम्हें बता देता हूं, लेकिन वो रूल पढ़ने के बाद ये रूल तुम्हें आसान लगेगा। उसको कहते हैं एम्पेयर्स स्विमिंग रूल। कौन सा रूल? एम्पेयर्स। हिंदी में समझाता है मैं वो रूल क्या कहता है। वो रूल ये कहता है कि इमेजिन करो कि एक बंदा तैर रहा है और इस तरीके से तैर रहा है कि उसकी जो मुंडी है वो हमेशा वायर की तरफ है। उसकी मुंडी हमेशा किस तरफ है? और इस तरीके से तैर रहा है कि करंट उसके पैरों से तो एंट्री ले और हाथों से एग्जिट करे, तो जो नॉर्थ पोल है वो उसके लेफ्ट हैंड की तरफ रिफ्लेक्ट होगा।
अरे ऐसे इमेजिन कर लेना, ऐसे तैर रहा बंदा, मुंडी किस तरफ है, वायर की, ऐसे मान ले वायर यहां में नीचे वायर है ऐसे, तो मैं ऐसे तैर रहा हूं, करंट पैर से एंट्री लिया और हाथों से, तो जो नॉर्थ पोल है वो मेरे लेफ्ट हैंड की तरफ जाएगा। इससे बढ़िया है क्या याद कर ले, क्योंकि ना तो तुझसे कोई ये पूछेगा कि स्नो क्या है और ना तुझसे कोई ये लिखवा के देखेगा कि एम्पेयर का स्विमिंग रूल क्या है। तुझे तो बस डिफ्लेक्शन की क्या पता होनी चाहिए, डायरेक्शन क्या पता होनी चाहिए, बात पल्ले पड़ी। तो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन पता लगाई जा सकती है किससे, स्नो से। मैं इसकी फुल फॉर्म भी लिख देता हूं, कैसे, करंट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ over the magnetic needle such that north pole is deflected towards west, such that north pole is deflected towards west। ठीक है भाई, नॉर्थ पोल इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट। वर्टिकली रखोगे नहीं ना अपने हिसाब से, कुछ भी करंट के साथ, वायर के साथ अलाइन करना है उसको, ओके। स्विमिंग रूल भी तभी लगेगा जब कंपास जो है वो वायर के साथ अलाइन होगा। आओ जरा, ये बंद हो जाता है बेटा, बता दिया करो, सामने वाले भी गरीब बच्चे बेचारे कुछ पढ़ लेंगे। अगली हेडिंग लिखेंगे, अगले पेज पे जाइए, मतलब आप नहीं मैं जाऊंगा, और लिखो जरा, अब एक हेडिंग डालो, मैग्नेटिक फील्ड। देखो भाई, तुम्हें याद है जब मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा रहा था तो मैंने तुम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था, और मैंने क्या बताया था, मैंने कहा था, मैंने मुंबई का एग्जांपल दिया था तुम लोग को कि जैसे मुंबई में दादा लोग होते हैं और हर दादा का एक इलाका होता है, वैसे ही हर चार्ज का भी एक क्या होता है, इलाका। यहाँ पे ये जो चार्ज है यही है दादा, और अगर इसके इलाके में कोई दूसरा आएगा तो ये उसे पिटेगा, और इसी एरिया को, इस इलाके को हमने किसका नाम दिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो जैसे मेरे भाई चार्ज का एक इलाका होता है, ठीक उसी प्रकार से एक चुंबक का भी क्या होगा, इलाका। चुंबक का भी क्या होगा, जिस इलाके में वो चुंबक दूसरी चुंबक के ऊपर बोलो तो क्या एक्सर्ट करेगी, फोर्स, और इस इलाके को ही हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलेंगे, हाँ ना बोलो, मतलब ये जो एरिया है बेसिकली, इस एरिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा ध्यान से समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को कौन बताता था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हाँ ना बोलो यार, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को कौन बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन होता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा इंड्यूस होता है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, इसलिए हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को किससे डिनोट करते थे, तो मैग्नेटिक फील्ड को किससे डिनोट करेंगे, एम से, नहीं बी से। मैग्नेटिक फील्ड को किससे डिनोट करेंगे, बी से। किससे डिनोट करेंगे, SI यूनिट वगैरह के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये एक वेक्टर क्वांटिटी थी, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी एक कैसी क्वांटिटी है, इसकी भी क्या होती है, डायरेक्शन। क्या होती है भाई, ठीक है। इसकी SI यूनिट न्यूटन पर कूलम थी, इसकी SI यूनिट न्यूटन, इसकी SI यूनिट तस्ला मतलब टेस्ला, इसकी SI यूनिट क्या होती है, या ब्रैकेट में लिखते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर। आगे चर्चा करूंगा इसके बारे में, अभी केवल जानकारी शेयर करी है, हाँ ना बोलो। पहले लिखो मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन, परिभाषा।
परिभाषा लिखो जरा। इट इज डिफाइंड एज, it is defined as the space, it is defined as the space around a magnet, the space around a magnet or a current carrying conductor, the space around a magnet or a current carrying conductor in which its force can be experienced, in which its force can be experienced. Space around a magnet or a current carrying conductor in which its force can be। अच्छा, करंट कैरिंग कंडक्टर की बात क्यों करी? क्योंकि अभी अभी बताया कि अगर करंट होगा तो भी क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड। तो भी क्या होगा? तो या तो मैग्नेट के चारों तरफ का इलाका या एक करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ का इलाका जहां पे उसकी फोर्स को क्या किया जा सके? महसूस। इसी को हम क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फील्ड। लिख लो इसको, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है। फालतू की बातें सब बिना मतलब की, इनका कोई वजूद नहीं, बट पेपर में फिर भी आ जाती हैं। तो 10वीं में सारे मतलब जो है कैलकुलेट कुछ भी नहीं कराया था तुम लोग को, ना कोई फील्ड ना कोई फोर्स। लेकिन अब 12वीं में हर चीज क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे हम लोग, वायर की वजह से और सर्कल की वजह से। तो हम सब कैलकुलेट करेंगे, हम कुछ नहीं छोड़ेंगे दादा, 1% भी कुछ नहीं छोड़ेंगे। आओ, लेकिन उससे पहले हम, अरे तीन ही तो बात लिखनी थी। ले भाई ले भैया, ले भैया आराम से लिख ले। जरा 11वीं की बात करेंगे अब। हाँ, ऐसा यूनिट है टेस्ला। बहुत अच्छे वैज्ञानिक निकोला टेस्ला, उनके नाम पर यह यूनिट है। वेबर पर मीटर स्क्वायर। हाँ, वेबर भी साइंटिस्ट हैं, ठीक है। निकोला टेस्ला यूगोस्लाविया के वैज्ञानिक थे, वही वैज्ञानिक जिन्होंने ऑल्टरनेटिंग जनरेटर बनाया, एसी जनरेटर निकोला टेस्ला ने बनाया। टेस्ला बहुत ब्रिलियंट माइंड थे। टेस्ला बाकी सब वैज्ञानिकों से ज्यादा अमीर होते, बट वो एक बहुत बेहतर बिजनेसमैन नहीं बन पाए। और जब उनकी मृत्यु हुई तो वो एक होटल के अंदर मृत पाए गए, निकोला टेस्ला। और वो सारी जिंदगी इस बात के सख्त खिलाफ रहे कि किसी भी चीज का पेटेंट कराना चाहिए। उन्होंने अपने नाम पे कभी कोई पेटेंट नहीं कराया, जबकि दूसरे वैज्ञानिकों ने डिस्कवरी की और अपने नाम पे पेटेंट कराई, और अमीर भी बने और एक लग्जूरियस लाइफ भी उन लोगों ने जी। लेकिन निकोला टेस्ला की मौत भी गुमनामी में हो गई। यहां तक कि डीजल इंजन की डिजाइनिंग में भी हाथ रहा है निकोला टेस्ला का, लेकिन उन्हें कभी क्रेडिट नहीं मिला। निकोला टेस्ला वो बंदा था जिसने वायरलेस बिजली का ट्रांसमिशन सबसे पहले करके दिखाया, लेकिन उनकी उस बात को और उनकी खोज को दबा दिया गया बड़े बड़े उद्योगपतियों द्वारा, क्योंकि पैसा बिजली के ट्रांसमिशन में था और लोग नहीं चाहते थे कि ये चीज मुफ्त में किसी के भी हाथ में जाए। तो ऐसे ऐसे लोग हुए इस धरती पे जिसकी वजह से तुम आज यहां बैठे हो, तुम लालची लोग। हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। अब ये बड़ी गंभीर समस्या है एक्चुअली। वैसे तो इस समस्या का समाधान जो है वो कक्षा 11 में हो जाना चाहिए था। और मुझे क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन क्यों पता लगानी है, क्योंकि पूरे मैग्नेटिक जो ये मैग्नेटिज्म हम यूनिट पढ़ रहे हैं, इसमें फोर्स कह लो चाहे मैग्नेटिक फील्ड कह लो, निकलेगी क्रॉस प्रोडक्ट से ही। मतलब इस पूरी यूनिट में हमें किसका काम है? क्रॉस प्रोडक्ट का काम है। तो जो लोग मेरे पास पढ़े उन लोग को मैंने सिखाया था, हालांकि मैं इस बात की गारंटी बिल्कुल भी नहीं ले सकता हूं कि उनको भी आता होगा, क्योंकि वो भी एक नंबर के गधे हैं।
लेकिन क्योंकि इस बैच में मेजॉरिटी बाहर के लोग बैठे हैं तो मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे मास्टर जी ने भी तुम्हें सिखाया होगा, और अगर सिखाया होगा तो मुझे पूर्ण रूपेण उम्मीद है कि तुम्हें आता होगा। तो आता होगा तो आओ जरा देखना शुरू करें कि तुम्हें कितना आता है भैया। अगर मैं कहूं कि ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करूं बी वेक्टर से तो रिजल्ट आएगा, जिसमें सी की वैल्यू तो निकालना बहुत ही आसान काम है कि सी हो जाएगा ए बी, है ना। सी क्या हो जाएगा, ए बी। लेकिन समस्या ये है क्योंकि सी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो सी में वैल्यू के साथ साथ इसकी डायरेक्शन भी होगी। और अब प्रॉब्लम ये है कि मैं वो डायरेक्शन कैसे पता लगाए। मैं कुछ करने की कोशिश कर रहा हूं। ये मैंने बना लिया ए वेक्टर, ये मैंने बना लिया बी वेक्टर। इधर ध्यान से देखेंगे, ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर अगर है तो कौन बच्चा मुझे ये बता पाएगा कि सी वेक्टर कहां होगा। हाथ खड़े करो, मैं एक एक करके पूछता है जिसको आते। विनय बताएगा। इनटू द प्लेन। दो लोगों ने कहा टू द। अब इसका एक्चुअली 12वीं से कोई लेना देना, ये 11वीं में आप लोगों को सीख लेना चाहिए था। इन दोनों की बात सत्य है, इनटू द प्लेन ही होगा। कैसे पता लगाएं? क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन राइट हैंडेड स्क्रू रूल से पता लगती है। आज सिखा रहा हूं, जीवन में दोबारा कभी मत भूल जाना। ये मुझे इस पूरे चैप्टर में चाहिए, ठीक है, मुझे पूरे चैप्टर में चाहिए। रूल कहता है अपने सीधे हाथ की उंगलियों को पहले वेक्टर की तरफ रखिए और उन्हें घुमा के दूसरे वेक्टर की तरफ लेके जाइए। ऐसा करते समय आपका जो अंगूठा है वो हिंज का काम करना चाहिए। किसका काम करना चाहिए? हिंज समझते हो? जैसे दरवाजे पे हिंज, कब्जे, उन्हें हिंज बोलते हैं। तो अगर मैं अपनी उंगलियों को ऐसे रखता है और बी की तरफ लेके जाता है तो खुपच 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 अंगूठा किधर जा रहा है? अच्छा, कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि मास्टर बावला हमारा ऐसे उंगलियों को रख रहा है, ऐसे अगर रखेगा तो भी तो ए की तरफ रखे। लेकिन ध्यान से देखो, अब अगर मैंने ऐसे उंगलियों को ए की तरफ रखा और मुझे घुमा के इन्हें किसकी तरफ लेके जाना है? परेशानी है। तो मैं नहीं लगता मेरा हाथ ही टूट जाएगा बी की तरफ जाते जाते। ज्यादा नेचुरल क्या है? मैं ऐसे रखूं और ऐसे घुमाऊं तो अंगूठा किधर गया? और क्योंकि अंगूठा अंदर गया तो सी वेक्टर कहां होगा? अंदर। क्रॉस। फिजिक्स में गोला लगा के अगर क्रॉस लगा है तो इसका मतलब है परपेंडिकुलरली इनवर्ड्स है, और गोला लगा के डॉट लगा है तो इसका मतलब है कि परपेंडिकुलरली। अभी इसी चीज में देखो, मैं तुम्हारी खोपड़ियां हिलाता हूं दोबारा से। अगर मैं तुमसे कहूं कि काम कर बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर कर और फिर सी वेक्टर की मुझे डायरेक्शन बता, ध्यान से समझ ले। अब पहला वेक्टर कौन हो गया? बी वेक्टर। तो अब उंगलियों को किसकी तरफ रखने का? घुमा के किसकी तरफ लेके जाने का? अंगूठा किधर आया? तो इस बार सी की डायरेक्शन क्या आ जाएगी? डॉट। इस बार सी की डायरेक्शन क्या आ जाएगी? क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई? क्या थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें? क्योंकि बिना प्रैक्टिस के तो कहानी आगे। आओ आओ प्रैक्टिस करें। अच्छा, तुम मुझे जो आंसर बताओगे वो दिशाओं के रूप में बताने का, इसलिए मैंने दिशाएं बना दी पहले ही, ठीक है भाई? आओ जरा, ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर पेपर के अंदर। बता सी वेक्टर कहां? बी वेक्टर अंदर कर दिया ना पेपर के प्लेन के। बता सी वेक्टर कहां?
बता सी वेक्टर कहाँ, बता सी वेक्टर कहाँ। हाथ से होएगा ये, ऐसे इसकी शक्ल निहारने से ये जीवन में कभी समझ नहीं आएगा। नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट कैसे नॉर्थ वेस्ट? मैंने क्या बोला, मैंने थोड़ा सवाल को बदल दिया। मैंने कहा पहले वेक्टर की तरफ उंगली रखने का, ये हुआ ए वेक्टर, घुमा के दूसरे वेक्टर की तरफ लेके जाने का। अब दूसरा वेक्टर कहां है? पेपर के, तो घूम के अंदर जाएगी ना उंगली, ऐसे 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 ऐसे, तो अंगूठा किधर गया? नॉर्थ वेस्ट, सी वेक्टर। हाँ ना बोलो, आया नहीं आया? अच्छा आ गया। तुझे लग रहा है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और चल ले। ए वेक्टर बी वेक्टर, बोल सी वेक्टर, जल्दी कर। नॉर्थ ईस्ट। हाथ चलाओ भैया, शक्लें देखने से नहीं होगा ये। हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ भाई, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट होगा। कैसे होगा रे बुद्धिहीन प्राणी? ए वेक्टर घुमा के किधर लेके जाएगा? बोल अंगूठा किधर जा रहा है? ए वेक्टर बी वेक्टर, बोल सी वेक्टर। बोलो, अरे बोलो, अरे बोलो। साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट दिया कौन सा था करने को? ये वाला साउथ वेस्ट। ये देख खुबच आया। ए वेक्टर बी वेक्टर, बोल सी वेक्टर, बोल। अभी करवाया भी था। फिर से दिमाग लगा रहे हो। नॉर्थ वेस्ट, हाँ ना बोलो। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, बोल सी वेक्टर। दिमाग लगा। अब की बार बी वेक्टर डॉट है, जल्दी बोल। साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट। क्यों साउथ ईस्ट? अब की बार बी वेक्टर इधर है बाहर, ऐसे उंगलियों को ए वेक्टर की तरफ रखा, घुमा के किधर लाने का है? अंगूठा किधर गया? आंसर क्या हुआ? हाँ ना बोलो बे। पल्ले पड़ा क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन, हाँ ना बोलो। उतार लो भैया, इसके बिना काम नहीं चलेगा। सारे केस उतारना, घर जाके फिर प्रैक्टिस करना इसकी। बस ये इसीलिए नहीं कर पाते क्योंकि एसएल अरोड़ा में है नहीं।